Hello and welcome to the class. So class 11 students, वेक्टर्स चैप्टर में हम वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे. ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो चुका था. वहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकाले थे फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. फॉर्मूला हमें तो याद करना ही है, दैट इज आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड b. बताया गया था, ये मैग्नीट्यूड के लिए निकाले थे, वो स्टडी कर चुके हैं. ट्रायंगल लॉ. आज वेक्टर एडिशन का दूसरा लॉ पढ़ते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसका भी स्टेटमेंट नोट कर लेंगे पहले. ये भी हमें लेंथी दिख रहा है और है बहुत ही इजी. ठीक है, तो ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स, यहाँ पे टू वेक्टर्स, ठीक है, two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram. यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, देख सकते हैं. OPQS. OPQS एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम पता ही है सबको, ठीक है. तो OPQS एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड्स यहां से लिया गया है. O पॉइंट से दो एडजेसेंट साइड्स OP और OS, उसके अलोंग दो वेक्टर्स अगर हैं, ए वेक्टर है O to P इस डायरेक्शन में, मतलब OP का लेंथ उसका मैग्नीट्यूड और O to P ये उसका डायरेक्शन. वैसे B वेक्टर के लिए OS का लेंथ उसका मैग्नीट्यूड और O to S उसका डायरेक्शन. तो A और B दो वेक्टर दो एडजेसेंट साइड से दिखा दिए. तो यहाँ पे ये लॉ कहता है कि O से जो डायगोनल ड्रॉ किया जाएगा OQ, दैट डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B. वो है लॉ. ये डायगोनल पर ये O से ही स्टार्ट होना चाहिए. इनिशियल पॉइंट तीनों वेक्टर के लिए O है यहाँ पे. ठीक है, तो लॉ कहता है ये A वेक्टर, ये B वेक्टर और ये R वेक्टर जो रिजल्टेंट है वो अलोंग दिस डायगोनल होगा. ठीक है, ये है ये लॉ. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी अगर इसका मैथमेटिकल स्टडी करेंगे तो हमें वही सेम फॉर्मूला मिलेगा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के लिए जो हम ट्रायंगल लॉ में निकाल चुके हैं. ठीक है, देखो कैसे ये हो रहा है. सपोज इस OP को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिए और Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए. QT दिख रहा है, एक परपेंडिकुलर. ओके, अब देखो O to S अगर B वेक्टर है तो ये दोनों पैरेलल है ना, OS और PQ, तो उसी डायरेक्शन में ये भी B वेक्टर जैसा ही काम करेगा. मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, डायरेक्शन उतना ही होगा, तो ये भी B वेक्टर बन जाएगा P to Q. ठीक है, तो अब देखो ये पूरा इतने पार्ट को छोड़ दो, बाकी ये OPQ ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा वही केस हमें मिल गया ट्रायंगल लॉ वाला. अच्छा, और एक चीज, A वेक्टर B वेक्टर के बीच में एंगल थीटा, यहाँ पे भी ये पूरा एंगल थीटा है. एंगल कंसेप्ट, A और B के बीच में एंगल थीटा और A वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में एंगल बीटा, जो हम वहां पे भी लिए थे. ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, A और B, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, तो अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, तो ये भी थीटा. A और B के बीच में एंगल ये बन गया थीटा. तो अब इतना पोर्शन पूरा वही केस बन गया. देखो OPQ ट्रायंगल है, ये रिजल्टेंट, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं. पूरा का पूरा केस बन गया ट्रायंगल लॉ का. ठीक है, तो इतने पोर्शन को फिर से यूज करके हम R के मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं. वही मिलेगा हमें, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. और tan बीटा इक्वल टू जो हमें मिला था, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी हम डेराइव कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका डेरिवेशन मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि इसको हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि वही एग्जैक्टली वही सेम होगा जो हम ट्रायंगल लॉ में ऑलरेडी मैथमेटिकल कर चुके हैं. ठीक है, ये तो ये है पैरेललोग्राम लॉ. इसके बाद नेक्स्ट और एक लॉ में जाते हैं. तो यहाँ पे नेक्स्ट लॉ को देखते हैं. अभी तक जो दो ठो लॉ पढ़े हैं, दोनों फॉर टू वेक्टर्स थे, उनका रिजल्टेंट निकालते थे. अब ये है मोर देन टू वेक्टर्स, ए नंबर ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारे वेक्टर्स हैं. तो ये है पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन. ओके, पॉलीगन लॉ, एक पॉलीगन होगा, उसके थ्रू हम वेक्टर एडिशन को दिखा सकते हैं. तो ये लॉ कहता है, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन. अगर एक ओपन पॉलीगन होगा, सपोज ऐसे
एक तो ओपन पॉलीगन है, ये हो गया एक साइड, ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया। ठीक है, ये साइड अभी ओपन है, ओपन पॉलीगन, ये साइड अभी ओपन है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ओ पी क्यू एस टी, इतना तक नाम देखो अभी। तो ये एक पॉलीगन बनेगा, इसको क्लोज करेंगे तो ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर। अगर इस साइड्स को सेम ऑर्डर में जाएंगे, O टू P ये पहला वेक्टर है, सपोज A वेक्टर, P टू Q दूसरा वेक्टर है B वेक्टर, Q टू S तीसरा वेक्टर है वेक्टर C, S टू T चौथा वेक्टर है वेक्टर D, चार तो अलग अलग वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इन सभी का रिजल्टेंट को कैसे दिखा पाएंगे? बाय क्लोजिंग साइड्स टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अगर इस साइड को हम क्लोज करेंगे, ठीक है, और ऐसे सेम ऑर्डर में नहीं आना है, यहां से ऐसे इस तरफ ऑपोजिट ऑर्डर में जाना है, तो ये देगा रिजल्टेंट R O T। ठीक है, पॉलीगन लॉ मतलब यहां पे मोर देन टू वेक्टर्स हैं पहली बात। तो एक पॉलीगन से अगर डिफरेंट साइड से, ओपन पॉलीगन के डिफरेंट साइड से अगर बहुत सारे वेक्टर को दिखाते हैं जो कि सेम ऑर्डर में लेंगे, O टू P, P टू Q, Q टू S, ऐसे सेम ऑर्डर में, तो क्लोजिंग साइड्स टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर उनके रिजल्टेंट को देगा, ये देगा R को। इतना ही है पॉलीगन लॉ। ठीक है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उनके रिजल्टेंट को ऐसे हम दिखा दिए। तो इसको हम थोड़ा सा प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, इसी से ही देख लेते हैं। ट्राइंगल लॉ यूज करते करते इसको प्रूफ कर देंगे। सपोज ये A वेक्टर है O टू P, B वेक्टर है P टू Q, तो A और B का रिजल्टेंट ऐसे बनेगा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। कैसे? OQ, A और B का रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? ये OP एक वेक्टर, PQ एक वेक्टर, तो OQ उसका रिजल्टेंट होगा, A प्लस B होगा OQ। ठीक है, अब देखो O टू Q ये वेक्टर है A प्लस B, Q टू S वेक्टर C है, तो O टू S अगर करेंगे तो ये इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट देगा, मतलब ये देगा हमें A प्लस B प्लस C। ठीक है, यहां पे फिर से ट्राइंगल लो, O Q S ट्राइंगल, O टू Q एक वेक्टर कितना है वो A प्लस B, Q टू S और एक वेक्टर C, तो O टू S इन दोनों का रिजल्टेंट A प्लस B प्लस C मिल गया। अब देखो इस ट्राइंगल पे O टू S एक वेक्टर कितना A प्लस B प्लस C, S टू T एक वेक्टर D, मतलब ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग O टू R होगा A प्लस B प्लस C प्लस D। हो गया, ये तो हमें मिल गया R। तो ट्राइंगल लॉ को बार बार यूज करते हुए हम पॉलीगन लॉ को यहाँ पे प्रूव कर दिए। वही बात है ना, रिजल्टेंट मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D, वही तो है ना। तो देखो OT के थ्रू हम इसको दिखा दिए। तो ये है पॉलीगन लॉ, समझ में आया? तो ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, इतने लॉ होते हैं। ओके, तो जो फॉर्मूले हैं उसको हमें याद रखना है और उसके थ्रू हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ही करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चंस है, देख लेंगे, क्वेश्चन को पहले नोट कर देंगे, जिसको समझ में आ गया पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोला है एट व्हाट एंगल डू द टू फोर्सेस, फोर्स मतलब वेक्टर ही है, तो टू फोर्स दिया है, एक फोर्स का नाम है, एक फोर्स है P प्लस Q और एक फोर्स है P माइनस Q। ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, सो दैट रिजल्टेंट इज दिस मच 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो एंगल को निकालना है, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात क्या है, तो यही फॉर्मूला। ठीक है, r कितना है, यहाँ पे रिजल्टेंट निकलेगा इतना, यूज कर दो r की जगह पे 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, इनके जगह पे यूज करो, a स्क्वायर की जगह पे p प्लस q का स्क्वायर, a की जगह पे वही है ना पहला वेक्टर, b स्क्वायर की जगह पे p माइनस q का स्क्वायर दूसरा वेक्टर, प्लस 2 इंटू p प्लस q इंटू p माइनस q cos थीटा
उसका स्क्वायर रूट, हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये मिला हमें, देखो 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू, अंदर जितना है इसको थोड़ा सा तोड़ो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ये कितना बनेगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, इतना ही होगा, प्लस ये हो गया देखो 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, इतना मिला। दैट इंप्लाइज, देखो यहाँ पे 2pq कट गया, ओके, तो बाकी क्या रहा, यहाँ पे लिख दो 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर 2p स्क्वायर, तो वो बन गया 4p स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करना, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे तो cos थीटा है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, हाँ इसको लिख दो 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर cos थीटा, ठीक है ये। दैट इंप्लाइज, अब इसको इधर ले आओ, 2p स्क्वायर आके माइनस होगा तो बनेगा p स्क्वायर, 2q स्क्वायर आके माइनस होगा तो बनेगा माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना रहा, 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। देन इससे आगे यहाँ पे देखो, नोट कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे दैट इंप्लाइज, देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कट गया, बाकी कितना रहा, कॉस थीटा विल बी 1/2 होगा वहीं से, सो थीटा इज कितना होता है 1/2, मतलब 60 डिग्री, ठीक है, तो थीटा विल बी 60 डिग्री, इतना एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच में। समझ में आया, नोट कर लेंगे अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है, वर्ड्स में लिख भी सकते हैं, ए पार्टिकल, दिस इज द पार्टिकल, इज एक्टेड अपॉन बाय 4 फोर्सेस, 4 अलग अलग फोर्स उसके ऊपर एक साथ एक्ट हो रहा है, 4 फोर्स, ठीक है। 30 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, 20 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, 50 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड 40 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। तो उस पार्टिकल पे नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो 4 वेक्टर्स हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, पार्ट्स करके करना। ईस्ट और वेस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं, वैसे नॉर्थ और साउथ ऑपोजिट के हैं, तो पहले इन दोनों के लिए फोर्स निकाल देते हैं रिजल्टेंट, फिर इन दोनों के लिए रिजल्टेंट निकाल देंगे, दोनों रिजल्टेंट का फाइनल रिजल्टेंट निकाल देंगे, ठीक है। वैसे ही करते हैं यहाँ पे। तो पहले देखो ईस्ट और वेस्ट वाले, उनके लिए जो रिजल्टेंट आएगा, सपोज दैट इज F1, ओके, जो रिजल्टेंट ड्यू टू ईस्ट और वेस्ट आएगा, कितना आएगा मैग्नीट्यूड, देखो कितना आएगा, ओपोजिट है, डायरेक्टली यूज करो फॉर्मूला, ओपोजिट होता है तो माइनस होता है, तो ये होगा 50 माइनस 30 इक्वल टू 20 न्यूटन, किस तरफ होगा, ग्रेटर फोर्स की तरफ, वेस्ट की तरफ होगा, 20 न्यूटन वेस्ट, ठीक है, क्योंकि 50 न्यूटन वेस्ट की तरफ है, ग्रेटर फोर्स बताया गया था लास्ट क्लास। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट को F2 लेते हैं, नॉर्थ और साउथ वाले का, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, ऑपोजिट है, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 न्यूटन, किस तरफ होगा, ग्रेटर कौन सा, 40 न्यूटन, तो साउथ की तरफ ये होगा, ठीक है। अब F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल दो, दैट विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। तो F1 F2 किस तरफ, देखो F1 है वेस्ट की तरफ, ओके, इस तरफ F1 है, और F2 है साउथ की तरफ, इस तरफ है F2, ठीक है। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है तो फाइनल आंसर हमें मिलता है R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये भी किए थे स्पेशल केस, तो यहाँ पे होगा मैग्नीट्यूड F स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। और दोनों कितना आया है, 20 न्यूटन, ओके, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 20 √2
न्यूटन, इतना मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन किस तरफ होगा, ठीक है, तो डायरेक्शन यहाँ पे देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इस तरफ होगा, ठीक है। 45 डिग्री एंगल बनाएगा यहाँ पे, ये होगा F। तो क्या लिखेंगे इसको, डायरेक्शन को, ये साउथ है वेस्ट है तो साउथ वेस्ट लिखेंगे, साउथ वेस्ट, ओके। इस तरफ होगा क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है। उसको भी निकाल देते हैं, फॉर्मूला तो हम पढ़े थे ना डायरेक्शन के लिए। बीटा इक्वल टू जो मिलता था, कितना मिलता था, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा, यही था बीटा इक्वल टू। तो ये कितना आया, tan इनवर्स b साइन थीटा, मतलब b साइन 90 तो 1 होता है तो सिर्फ b रहेगा, कॉस थीटा कॉस 90 0 तो ये a, तो tan इनवर्स b बाय a मतलब f1 बाय f2 तो 1 रहेगा। tan इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री, tan कितने का वैल्यू 1 होता है, तो ये तो है ना tan इनवर्स, तो tan 45 डिग्री तो 1 तक होगा, मतलब ये एंगल 45 डिग्री है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, इसीलिए इस तरफ हो रहा है, इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट, दिस इज द नेट फोर्स, ठीक है। तो वेक्टर कैलकुलेशन से ऐसे रिजल्टेंट निकाला जाता है। तीनों लॉ याद रखेंगे, ठीक से समझ के फॉर्मूले याद रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ताकि फॉर्मूले के बारे में, कंसेप्ट के बारे में पूरी तरह से क्लियर हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब आगे बढ़ेंगे वेक्टर से एडिशन के बाद, ओके, थैंक यू।